ठीक है। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो टाइम लाइन है, मतलब कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे एटम के बारे में परफेक्ट नॉलेज मिला हमें, उसके बारे में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, हमें आज एटम पता है। आप जानते हैं एटम का शेप कैसा होता है? एटम का शेप कैसा होता है? बोलो। तो इतना मरे हुए क्यों बोल रहे बेटा? कैसा होता है एटम का शेप? स्फेरिकल होता। आधे से ज्यादा सन्नाटे में उनको ये नहीं पता, पता नहीं 11 12 में क्या पढ़ के आए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि एटम का शेप कैसा होता है। स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फीयर जैसा होता है। ये आज हमको पता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्कवरी हो चुकी है प्रॉपर। बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है उसमें, समझे? बहुत सारे साइंटिस्ट रहे। जॉन डाल्टन हुए, रदरफोर्ड हुए, है ना, नील्स बोर हुए, ये सब साइंटिस्ट, इनका योगदान रहा उसमें। उसके वजह से हमें ये चीजें पता चल पाई कि एटम का शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। एटम्स में क्या क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आज हमें पता है उन वैज्ञानिकों की मदद से। वो डिस्कवरी कर चुके हैं, बता चुके हैं हमें कि भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं एटम में? कहां? न्यूक्लियस पर, उसके केंद्र पर पाए जाते हैं। और ज्यादातर भाग एटम का खाली रहता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी रहता है। किसने बताया? वैज्ञानिकों ने बताया है, समझे? किसी एक वैज्ञानिक का योगदान उसमें नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। तो उनकी टाइमलाइन है प्रॉपर कि पहले कौन से साइंटिस्ट आए, फिर कौन से साइंटिस्ट आए, फिर कौन से जिन्होंने दुनिया में आए नहीं, आ तो गए होंगे, पहले कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा लॉ दिया, ये वाली टाइमलाइन। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन आए थे। कौन? जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी एटम्स के बारे में। एटम्स नाम दिया था उसको, और एटम्स का मतलब समझाया था। एटम्स का मतलब होता था, एटम का मतलब ये, एटम का क्या मतलब है? अनडिविजिबल, अनब्रेकेबल। एटम जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, और एटम का मतलब होता था जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। इसलिए उन्होंने उनका नाम दिया था एटम। उन्होंने क्या किया, जो डिस्कवरी कैसे की, उन्होंने हर एक मैटर को, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को देखा। कैसे? जो मैटर के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो स्पेशल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप से देखा करते थे, एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो उन्हें हर एक पार्ट में एक बेसिक यूनिट पता चली, हर एक मैटर में एक बेसिक यूनिट पता चली है। उन्होंने लकड़ी को ऑब्जर्व किया, हमें ऑब्जर्व किया, दीवार को ऑब्जर्व किया, हर एक मैटर को ऑब्जर्व किया, तो उसमें उन्हें एक बेसिक यूनिट समझ में आई, और वो हर एक मैटर में पाई गई है। और उस जो बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट मतलब उन्होंने बोला था कि इससे छोटी कोई यूनिट नहीं होती है। वहां तक ही वो देख पाए थे, वहां तक ही वो देख पाए थे कि हर एक मैटर में एक यूनिट जरूर पाई जाती है जो जिसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। उनका नाम उन्होंने एटम्स रखा था, एटम रखा उन्होंने। एटम इसलिए रखा था क्योंकि उनके मन में यही था कि एटम को अब विभाजित नहीं किया जा सकता, उससे छोटी कोई चीज नहीं होती, उनके मन में यही था, इसलिए उन्होंने उसका नाम एटम रखा। एटम का मतलब ही होता है इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। इंडिस्ट्रक्टिबल, ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, ये मतलब है उसका। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन आए, उन्होंने बोला कि एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नेम्ड एटम। एवरी मैटर, प्रत्येक पदार्थ में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, कण होते हैं, उनको हमने क्या बोला है? एटम बोला है। उन्होंने एटम नाम रखा, इसका मतलब उन्होंने ये चीज भी बोली, एटम इज इंडिविजिबल। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने बोला एटम इज इंडिस्ट्रक्टिबल, ना ही एटम को नष्ट किया जा सकता, ना ही एटम को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता, ना ही परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता। ये चीज बोली उन्होंने। उन्होंने बोला जब
डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ऐसी कोई चीज नहीं होती, ऐसा उन्होंने नहीं बताया था कि कोई चीज होती भी है। उन्होंने बताया था इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, बस खाली एटम है ये। उनका जो जॉन डाल्टन्स का लॉ था वो मास कंजर्वेशन के लॉ पे डिपेंड था। किस पे? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मतलब जब इनडिस्ट्रक्टिबल और इनडिविजिबल है, मतलब उसको ना ही नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता, तो मास तो कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई भी रिएक्शन होगी मास हमेशा कंजर्व रहेगा, ये बोला था उन्होंने। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर डिपेंडेंट है जॉन डाल्टन्स का लॉ। अभी सिर्फ टाइम लाइन सुन लो। पहले जॉन डाल्टन आए, इसके बाद आए हैं कौन आए? जे थॉमसन। जॉन डाल्टन ने बोला कि एटम के अंदर कोई भी चीज नहीं होती है, एटम ही सबसे छोटी चीज है, इसी से मिलकर के हर एक चीज बनी हुई है, ऐसा बोला था उन्होंने। फिर आए जे थॉमसन, उन्होंने बताया अपना प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब है तरबूज मॉडल। उन्होंने जॉन डाल्टन को गलत साबित करने के लिए साजिश रची है कि जॉन डाल्टन, आप कौन डाल्टन? अरे आप कह रहे जॉन डाल्टन, जे थॉमसन कह रहे कौन डाल्टन? उससे अच्छा हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि एटम का शेप स्फेरिकल है, ये सही है आपने बताया, लेकिन एटम इंडिविजिबल है, आपने गलत बताया। एटम के अंदर छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक समान रूप से होता है। वितरण, उन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जो धनावेशित कण और ऋणावेशित कण है, वो एटम के अंदर एक समान रूप से वितरित होते हैं। मतलब नेगेटिव जो आवेशित नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ऋणावेशित कण है, वो जैसे तरबूज का वो खाने वाला पार्ट होता है वो हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल धनावेशित कण है, जो तरबूज के जैसे बीज धसे रहते हैं उसमें हर एक जगह, उसी तरीके से उन्होंने, इसलिए उसका नाम रखा था प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज सिद्धांत। ये तरबूज में देखो, हम लोगों को एक शिकायत ही रहती है, कैसे कि भैया खरबूजे में बीज इकट्ठे होते हैं। अरे भगवान, तरबूज में भी बीज इकट्ठे दे दिए होते तो बार बार खाने में दिक्कत ना होती, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है भाई? तरबूज में क्या होता है कि बीज पूरे में एक समान रूप से वितरित रहते हैं, बहुत दिक्कत होती खाने में, और खरबूज में सब इकट्ठे रहते हैं खरबूजे में। इसी तरीके से यदि तरबूजे में रहते तो आसान हो जाता, लेकिन नहीं। क्यों? प्लम पुडिंग मॉडल भी तो आना था, है प्लम पुडिंग मॉडल आना था, तरबूज मॉडल से तरबूज सिद्धांत आना था, भगवान को पहले से पता था, इसलिए उन्होंने बोला था कि अभी आएंगे तुम्हारे फूफा जी आएंगे और वो प्लम पुडिंग मॉडल देके जाएंगे, है। तो जे थॉमसन आए, उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, बोला तरबूज के तरीके से है, एटम स्फेरिकल है, और जो ऋणावेशित तो धनावेशित कण एक समान रूप से वितरित हो उसमें, ऐसा नहीं कि बीच में धनावेशित है बाहर ऋणावेशित, ऐसा नहीं है, एक समान रूप से वितरित है, ये बोला था उन्होंने। तो उन्होंने ये तो सही बोला था कि स्फीयर स्फेरिकल है और धनावेशित ऋणावेशित कण पाए जाते हैं एटम के अंदर, ये चीज भी सही बोली, लेकिन भावनाओं में बह के उन्होंने ये गलत बोल दिया है। उन्होंने बोला हम ही सब कुछ है, हम जो बोलेंगे वही हो जाए, इसलिए उन्हें बह करके ये भी बोल दिया कि भैया एक समान रूप से वितरित होते धनावेशित ऋणावेशित कण, यही उन्होंने चीज गलत बोल दी है। तो फिर आए उनके फूफा, कौन? रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बोला कि आपने जॉन डाल्टन को गलत साबित किया, कुछ चीजें सही बताई, लेकिन आपने कुछ चीजें गलत बोल दी, हम आपको सही करते हैं। तो जॉन डाल्टन के बाद जे थॉमसन, और जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड का न्यूक्लियस मॉडल क्या था समझो जरा। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। पहले उन्होंने बताया था कि भैया एटम स्फेरिकल है, सही है, आप सही एकदम करेक्ट कह रहे हैं, हम भी मानते हैं एटम स्फेरिकल है। उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि एटम स्फेरिकल है। एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भैया हाँ पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो एटम के सेंटर पर बहुत छोटी जगह पर है, उस छोटी जगह को क्या बोलते? न्यूक्लियस बोलते।
और छोटी जगह को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और एटम का ज्यादातर स्पेस खाली है, एटम का ज्यादातर स्पेस खाली है। देखो बेटा, उन्होंने बताया था, अभी सुन लो, बस टाइमलाइन सुन लो, किसके बाद कौन आया है। ये न्यूक्लियस है, बहुत छोटी जगह है जहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। भाई प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी प्रोटॉन की खोज? रदरफोर्ड ने ही तो की थी। तो वही तो बताएंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां है, यहां है, एटम के सेंटर पर, बहुत छोटी सी जगह पर। उसको क्या बोलते? न्यूक्लियस बोलते हैं। इस जगह है। और ज्यादातर स्पेस क्या है उसका? उस खाली जगह में कौन रहते हैं? कौन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं? कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। किसने बताया? रदरफोर्ड। इसके बाद आए नील्स बोर। कौन आए? नील्स बोर। नील्स बोर आए, उन्होंने बताया कि ठीक है, आप रदरफोर्ड भैया कह के गए हैं कि एटम स्फेरिकल है, मान लिया, जो सबने बोला था, शुरुआत से ही सब लोग बोल रहे थे। एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते, ये भी माना है। एटम के अंदर सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करते, ये भी सही है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो एक डेफिनेट सेल में रिवॉल्व करते हैं। अब ठीक है, आ रही आवाज? चार्जिंग पे भी लगा है साथ में। सुनो बेटा इधर सब लोग, तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो डेफिनेट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं, डेफिनेट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं। और उनका एनर्जी लेवल क्या है, कितनी एनर्जी होती है, वो किसने बताया? नील्स बोर ने। बोर एटॉमिक मॉडल जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन आए? जॉन डाल्टन। सबसे पहले कौन? डाल्टन। इसके बाद जे जे थॉमसन। इसके बाद, मतलब दुनिया में नहीं आए, उनका मॉडल आया। सबसे पहले किसने मॉडल दिया एटम के बारे में? इसके बाद है जे जे थॉमसन, के बाद रदरफोर्ड, के बाद नील्स बोर। अब कौन आए इसके बाद? तो इसके बाद आया फिर डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और आया है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो टाइमलाइन लिख लो, पहले लिख लो टाइमलाइन। सबसे पहले कौन आया लिखो? जॉन डाल्टन। सन ईयर के साथ लिख लो, मैं बता दे रहा हूं ईयर, ठीक है। अभी ज्यादा इसलिए नहीं आगे पढ़ा रहे हैं क्योंकि बेटा जो बच्चे नहीं आए वो कल यही शिकायत करेंगे, इसलिए बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। बेटा पहले लिखो, सबसे पहले जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन लिखो, 1803 में मॉडल आया था इनका, 1803। JOHN, जॉन डाल्टन, DLTON। जॉन डाल्टन हो गया 1803। इसके बाद लिखो जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन 1904, 1904 में आया था, 1904 में, ठीक है। इसके बाद लिखो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड 1911, मतलब इनका मॉडल आया था। रदरफोर्ड 1911।
ठीक है। इसके बाद एटॉमिक मॉडल है नील्स बोर 1913। 1913। इसके बाद है श्रोडिंगर। श्रोडिंगर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था अभी इसमें नीट में। SCHRODINGER, श्रोडिंगर। लिख गया? ये था इतनी टाइमलाइन। इसको समझो, आप सुनो मेरी बात सब लोग, आप सुनो। जो मॉडल थे एटॉमिक मॉडल यही थे। फिर तो और भी बहुत सारे हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, लेकिन वो एटॉमिक मॉडल नहीं बोल सकते, उनका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोल सकते हो उसमें, ठीक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई है ना। तो सुनो जरा, सबसे पहले हेडिंग डाल लो बेटा, जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिख लो। लिख गया? उसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाओ। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, every matter consists of small particles, named atom, लिख गया? नेम्ड एटम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी का है। एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल। एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल। किसके अकॉर्डिंग था ये? जॉन डाल्टन। लेकिन एटम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, याद रखना इसको। अब ये ना कह देना सर आपने एक जगह लिखवा दिया एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, तो ये लिख दो। ये गलतियां हुई हैं उनकी, तो गलतियां भी समझो कि ये गलती थी उनकी। ये नहीं कि तुम भी ये याद रखो लो कि एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो उनका पॉइंट बता रहा हूं मैं, उन्होंने क्या क्या बोला था। एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एटम इज इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम इज इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। लिख गया? कोई दिक्कत नहीं। लिखो, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है? atoms of a particular element are like atoms of a particular element are like but differ from atoms of other element, differ from atoms of other element।
डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट बाई पॉइंट लिखते जाओ इसका। ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ, each element is composed of extremely, each element is composed of extremely small particles, extremely small particles called atoms, small particles called atoms। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब समझे थे, मैंने लिखवाया था एटम इज इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब नष्ट करना, ही उसको नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, ये मतलब था उसका। ठीक है, तो लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, एटम कैन नॉट बी इन क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना, नहीं जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements take part in chemical reaction, atoms of different element take part in chemical reaction to form molecule, to form molecule। लास्ट पॉइंट है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, and law of definite proportions। definite proportions, हिंदी में लिख लो भैया जिनको लिखना है, लिखो। डाल्टन, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और उसके नीचे लिखेंगे इसके अनुसार, इसके अनुसार पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं, जिसको हम परमाणु कहते हैं। परम अणु मतलब अणु से भी छोटा, परम अणु, बहुत परम है वो, है कि नहीं, तो परमाणु हो गया, जिसको हम परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अनुसार परमाणु पदार्थ का मूल कण है, परमाणु पदार्थ का मूल कण है, मूल कण है, अर्थात इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये किसने बोला था? जॉन डाल्टन ने, मेरे शब्द नहीं है, मैं उनके शब्द बता रहा हूं। अर्थात इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखो, परमाणु को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परमाणु को ना ही उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है।
अगला पॉइंट लिखो, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न तत्वों के परमाणु भाग लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न तत्वों के परमाणु भाग लेते हैं और अणु बनाते हैं, और अणु बनाते हैं। बेटा ये हो गया जॉन डाल्टन। सन पता है ना आपको उसका? 1803 बताया था। ये जो लॉ दिया था वो कब दिया था? 1803 में दिया था, याद रखना टाइमलाइन। ठीक है, चलो ये थे जॉन डाल्टन। कौन डाल्टन? जॉन डाल्टन। इसके बाद लिखो बेटा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखो है ये चीज बहुत बकवास, क्या जब हम एटम्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो क्या ही ये सब चीजें पढ़ना, लेकिन पेपर में देता है, पढ़ना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? पेपर में पूछ दिया कि जॉन डाल्टन की क्या कमियां थी, तो क्या बताओगे? चलिए पढ़ना है, बहुत कमियां थी। तो सुनो बेटा, पहले लिखो जे थॉमसन, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल कब आया था? ये 1904 में। पलट पलट पन्ने देख रहे, 1904 में आया था। इसका एक नाम और था, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ब्रैकेट में लिख लो प्लम पुडिंग मॉडल, PLUM, प्लम पुडिंग, PUDING, पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल। अरे यार तुम लोग PLUM, प्लम और पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल। इसी का एक नाम और है, वाटरमेलन मॉडल। अरे लिख के आ जाता वाटरमेलन मॉडल, तरबूज सिद्धांत, वाटरमेलन मॉडल। अब समझो इसको, समझा तो दिया ही था, लिख लो सीधे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल an atom consists of, an atom consists of a uniform sphere, a uniform sphere of positive charge, uniform sphere of positive charge, positive charge in which, uniform sphere of positive charge लिख लिया, charge in which the electrons are distributed uniformly लिख लिया, like
यूनिफॉर्मली लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन, लाइक सीड्स बीज ऑफ तरबूज, लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन इनसाइड इट, inside it, inside it, that is why it is known as watermelon model, that is why it is known as watermelon model, watermelon model, full stop। भैया हिंदी में लिखो जे जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, जे जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। अभी स्पीड में नहीं बढ़ाएंगे, परेशान ना हो, कल बढ़ाएंगे, बाकी बहुत सारे बच्चे कमाए। जे जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, और उसमें लिखेंगे क्या 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 था जे जे थॉमसन का, क्या बोला था उन्होंने, बोलो भैया। उन्होंने बोला था, लिखो बेटा, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु धनावेशित कणों का एक समान रूप से वितरित, परमाणु धनावेशित कणों का एक समान रूप से वितरित एक समान रूप से वितरित गोला होता है, जिसमें एक समान रूप से वितरित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित कण एक समान रूप से ऐसे वितरित रहते हैं, ऐसे वितरित रहते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज एक समान रूप से वितरित रहते हैं, जैसे तरबूज में उसके बीज एक समान रूप से वितरित रहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत भी कहा जाता है, तरबूज सिद्धांत भी कहा जाता है भैया। लिख गया बेटा, स्ट्रक्चर तो बना लो भैया प्लम पुडिंग मॉडल की। यह स्पीयर, इसमें ऋणावेशित कण वितरित हैं एक समान रूप से। बना लो, ऋणावेशित कण एक समान रूप से वितरित है, बीच में ये जो खाने वाला पार्ट होता है वो धनावेशित कण हो गए। तरबूज का जो खाने वाला पार्ट वो धनावेशित कण हो जाएगा। हेलो, हाँ भाई,
बना लिया ये? लिख लो कमियां, लिखो कमियां, किसकी कमियां? अरे जे थॉमसन की लिखो, ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन परमाणु सिद्धांत की कमियां। पहली कमी तो इनकी सबसे बड़ी कमी यही थी, उन्होंने बोला था कि पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ऐसा लिखो। एन इंपोर्टेंट ड्रॉबैक, एन इंपोर्टेंट ड्रॉबैक, एन इंपोर्टेंट ड्रॉबैक of this model is that the mass of, फिर से बोल दें, an important model, an important drawback of this model, an important drawback of this model is that the mass of the atom is considered, the mass of the atom is considered to be evenly spread, to be evenly spread, evenly, evenly spread, देख लिया, over that atom, evenly spread over that atom। क्या मतलब हुआ इसका? इवनली स्प्रेड ओवर दैट एटम मतलब पूरे परमाणु में एक समान रूप से वितरित है, ये बोला था, ये गलत है कि नहीं? दूसरा ड्रॉबैक लिखो, इट इज स्टैटिक मॉडल। ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो स्टैटिक मॉडल, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्थिर। लेकिन क्या एटम के अंदर जो पार्टिकल वो स्थिर रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते है ना, मूवेबल हैं, तो काइनेटिक मॉडल होना चाहिए, स्टैटिक मॉडल। लेकिन उन्होंने स्टैटिक मॉडल बताया तो ये गलत है, उनका ड्रॉबैक है। तो इट इज आ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट, उसी में लिखते जाओ आगे, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन की गति करने की छवि नहीं दिखती है, यही तो है, मतलब ये नहीं बताता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला पॉइंट लिखो, जब ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शाता तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी इट कुड नॉट एक्सप्लेन, it could not explain the stability of an atom, it could not explain the stability of an atom, the stability of an atom। लिख गया बेटा, ये ड्रॉबैक थे उनके। अब कौन आए थे इसके बाद? रदरफोर्ड। तो लिख लो रदरफोर्ड्स, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हिंदी में लिख लो पहले भैया। जे थॉमसन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, जे थॉमसन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, उसमें पहली कमी लिखो, इनकी सबसे बड़ी कमी, इनकी सबसे बड़ी कमी कि ये इंसान थे, ये ना लिख देना। इनकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि
इन्होंने परमाणु में द्रव्यमान तथा ऋणावेशित और धनावेशित कणों का वितरण एक समान बताया। लिख गया। दूसरी कमी लिखो इनकी, इनका सिद्धांत एक न लिखना, इनका सिद्धांत परमाणु को यार हिंदी बहुत कठिन है भाई, इनके सिद्धांत में लिखो, को काट दो। इनके सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन को स्थिर बताया है। अर्थात यह एक स्थैतिक सिद्धांत है ना, ये काइनेमेटिक्स नहीं है, स्थैतिक है। अर्थात यह एक स्थैतिक सिद्धांत है। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं समझा सका। जब इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट नहीं समझाया तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी नहीं बता सका। तो लिखो, इस सिद्धांत में परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं किया गया। वर्णन देख रहे शब्द, इस सिद्धांत में परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं किया गया। ये थी उनकी कमियां। हीमोग्लोबिन की कमी थी। अब क्या लिखा? रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत लिखो हिंदी में, रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स लिख लिया। अब इसको समझो मन से एकदम। मेरी बात सुनो सब लोग सुनो, सब लोग एकदम मन से, ठीक है? एकदम मन से सुनेंगे सब लोग, मन से सुनते हैं, ठीक? क्या है इनका रदरफोर्ड का सिद्धांत? अच्छा, जे थॉमसन क्या बोल के गए थे? बोला पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से वितरित है, यही बोला था। अच्छा, हम मान लेते एक समान रूप से वितरित है भैया। लो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये एटम के अंदर की चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हें, तुम लोगों को पता नहीं एटम के अंदर की चीज बता रहा हूं मैं। ये जूम कर दिया मान लो मैंने एटम को, ठीक है? तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? एक एल्फा कण होता है, क्या होता है? एल्फा कण जानते हैं आप? एल्फा कण, एल्फा कण क्या होता है? एल्फा पार्टिकल।
क्या होता है? अल्फा रे क्या होती हैं बताओ? बेटा जापान के दो शहर थे, कौन से? नागासाकी और हिरोशिमा। उस पर जब परमाणु बम गिराया गया, उस पर जब गिराया गया तो उसकी एनर्जी से हुए विस्फोट जितना घातक साबित नहीं हुआ जितनी घातक उससे निकलने वाला रेडिएशन घातक साबित हुआ। वो रेडिएशन में अल्फा रे निकली। कौन सी रे? और वो रेडिएशन इतना घातक है, वो इतना शार्प वेवलेंथ वाला रेडिएशन होता है, वेवलेंथ इतनी छोटी होती है, उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा, ई बराबर होता है एच बाई लेमडा। वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, इतनी शार्प वेवलेंथ। बेटा जैसे मैं कहूं मेरे पास एक कील है और एक सरिया है और एक सुई है, तो इजीली पेनिट्रेट कौन होगी हमारी बॉडी में? यदि सुई से भी पतली चीज होगी तो और पेनिट्रेट हो जाएगा। बहुत छोटे वायरस हैं तो वो हमारे यहां देखो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, उनसे भी पेनिट्रेट कर जाएंगे एज इट इज। अब वो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं वो भी मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं, और मॉलिक्यूल्स एटम से, एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन से मिलकर के बनते, कैसे अभी समझाते हैं। तो मतलब अल्फा पार्टिकल बहुत छोटी चीज हो गई, तो अल्फा रे जो है, अल्फा रे में जो कण है अल्फा पार्टिकल है वो बहुत छोटे हो गए, तो हमारी बॉडी को भी वो पेनिट्रेट कर जाएंगे। और हमारे डीएनए, डीएनए तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो हमारे डीएनए पर भी अटैक करते हैं। डीएनए पर अटैक करते कैसे? हमारे डीएनए पर जाएंगे और डीएनए पर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करेंगे। जैसे अल्फा पार्टिकल डीएनए मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे तो डीएनए मॉलिक्यूल में एक जो उनके बीच बॉन्ड होगा एटम्स एटम्स के बीच, वो बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे Cl2 को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते तो टूटता है कि नहीं, रिएक्शन होती है कि नहीं होती है, जबकि सनलाइट से भी शार्प वेवलेंथ होती है अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा रे की। तो वो हमारे डीएनए को तक चेंज कर देता है। किसको चेंज कर देता है? डीएनए। सनलाइट हमारे डीएनए को चेंज, क्योंकि सनलाइट हमारी बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, उसकी वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा होती है। वेवलेंथ बड़ी है मतलब वेवलेंथ बड़ी है मतलब मोटी है वो वेव, तो हमारे अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। लेकिन अल्फा रे हमारे अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, तो हमारे डीएनए को भी चेंज कर देती है। डीएनए चेंज कर देती है तो हमारे जेनेटिक्स जो गुण है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो नागासाकी हिरोशिमा पर जब ये बम गिराए गए थे तो उसमें जो रेडिएशन निकला था उसकी वजह से वहां के लोगों का डीएनए चेंज हो गया है। मतलब अभी भी वहां की संतानें गंजी उत्पन्न होती हैं, टकली होती है, समझे, उनके बाल नहीं निकलते हैं, एकदम सपाट रहता पूरा टकला। अभी भी बच्चे पैर से अपाहज होते हैं, डीएनए में ही चीजें डिफेक्ट आ गया है, हाथों से अपंग होते हैं। तो जो अल्फा रे है कहां मिलती हैं? यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनके इर्द गिर्द मिलती हैं। यूरेनियम जो है, यूरेनियम मेटल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं? तो जितने भी रेडॉन हुआ, रेडियम हुआ, फ्रांसियम हुआ, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके होते हैं, टूटते हैं, न्यूक्लियस टूटता है उनका। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या होता है? न्यूक्लियस टूटता है। न्यूक्लियस टूटता है तो नए पार्टिकल्स बनते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं। अल्फा पार्टिकल कैसे? भैया हीलियम है, He, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन थे हीलियम के पास? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 प्लस लगा दो, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब जो चीज बचेगी वो अल्फा पार्टिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, और मास नंबर कितना? मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन वो भी 2 होते हैं। 4 - 2 बराबर। He प्लस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 0 और प्रोटॉन, बोलो प्रोटॉन कितने?
इलेक्ट्रॉन निकलने से प्रोटॉन निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या प्रोटॉन भी निकल गए? नहीं ना, प्रोटॉन अभी भी दो रहेंगे और न्यूट्रॉन भी दो रहेंगे। तो ऐसा पार्टिकल या एटम्स, हीलियम He2+ आयंस बोल सकते हैं, ऐसा पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन से कितने गुना होगा? प्रोटॉन के मास से कितने गुना होगा उस पार्टिकल का मास? बोलो, ये बताओ, इस He2+ का जो मास है प्रोटॉन से कितने गुना होगा? कितने गुना होगा? 2 गुना होगा प्रोटॉन के मास से। कितने गुना होगा भाई? कितने गुना होगा प्रोटॉन के मास से? बोलो। अच्छा, 2 गुना होगा। कितने गुना? कितने गुना? 2 गुना होगा इसका He2+ का मास, प्रोटॉन से 2 गुना होगा। कितना होगा भैया बताओ जल्दी? है? वो कह रहा 0 होगा, मास भी 0 हो जाएगा क्या? कितने गुना होगा? कितने गुना होगा बेटा? है? पक्का कॉन्फिडेंस है? गलत चीजों में भी कॉन्फिडेंस है? अच्छा बताओ, He2+ में कितने प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। हाँ, न्यूट्रॉन नहीं है उसमें। मुक्का मारूंगा मैं अभी। न्यूट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं? एक प्रोटॉन का मास 1 mu और एक न्यूट्रॉन का मास 1 mu, तो 2 प्रोटॉन का 2 mu, 2 न्यूट्रॉन का 2 mu, टोटल कितने? 4 mu। तो एक प्रोटॉन का कितना गुना हो गया? 4 गुना होगा। क्या गधे हैं भाई? हैं? एक प्रोटॉन का कितना गुना है? 4 गुना है। कितने गुना है? साफ साफ दिख रहा भैया। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन He2+ तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचे क्या? 2 प्रोटॉन बचे और 2, तो टोटल 4 मोल एटम्स, 4 पार्टिकल्स हो गए कि नहीं? 2 प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास होता है 1 mu। बताए थे कि नहीं बताए थे? 1 mu, एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का जितना मास है उतना ही 1 mu होता है कि नहीं होता है? तो टोटल 4 पार्टिकल है उसमें, तो 4 mu हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक प्रोटॉन का मास 1 mu और He2+ का कितने mu? 4 mu। तो प्रोटॉन का कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया यार। कितने गुना? 4 गुना। सर क्यों नहीं बता पा रहे भैया? अच्छा बताओ, He2+ अल्फा पार्टिकल कहलाता है, ये हम बोल रहे हैं। तो ये बताओ, अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन का, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज होता है? He2+ पर कितना चार्ज कूलाम में बताना है? कितने कूलाम होता है? बोलो। 1.6। हाँ, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा भाई। He2+ में क्या है? 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन की वजह से चार्ज होगा कि नहीं होगा? तभी तो 2+ आया भाई। 2 प्रोटॉन की वजह से चार्ज। एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो 2 प्रोटॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। क्या समझ पाए ये? कोई दिक्कत है भैया? प्रोटॉन के चार्ज का कितने गुना? 2 गुना। या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड का कितना गुना? 2 गुना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 2 गुना या प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना चार्ज होता है। किस पे? अल्फा पार्टिकल पर। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? कितना वजन होता है वो? 50 किलो। कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। प्रोटॉन के मास का मतलब कितने mu? 4 mu होता है। 1 mu बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। याद रखो इसको। इतना नीट एंड क्लीन एक्सप्लेनेशन फिर भी नहीं करो तो मजा नहीं आएगा ना बेटा।
समझ गए कि नहीं? अब जहां भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो रेडियो एक्टिव डिके होता, मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे रेडियम हुआ, क्या हुआ? रेडियम हुआ, रेडोन हुआ, आरएन, फ्रांसियम हुआ, यूरेनियम हुआ, ये इनके मॉलिक्यूल टूटते हैं, इनके मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी, न्यूक्लियस टूटता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस नहीं टूटता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस टूटता है। न्यूक्लियस टूटने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और उसमें साथ में अल्फा रे भी बनती हैं, अल्फा रे निकलती हैं। अल्फा रे में कौन से कण पाए जाते हैं? अल्फा कण पाए जाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? He2+ है, ऐसा पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन का 4 गुना या न्यूट्रॉन का 4 गुना है और जिस पर चार्ज प्रोटॉन का 2 गुना होता है, ऐसे पार्टिकल्स की रे निकलती है। और इसी रे को, अल्फा पार्टिकल्स की रे को, अल्फा रे को एक एटम, इधर बेटा, यदि मैं अल्फा रे को, किसको? अल्फा रे को पास करूं, ये अल्फा रे है, अल्फा रे को पास किया मैंने किस पे? एक गोल्ड फॉयल ली, क्या ली? गोल्ड फॉयल ही क्यों ली? सोने की परत क्यों ली जब सोना इतना महंगा है? तब नहीं था, कह रही, ये रीजन नहीं है। गोल्ड फॉयल ही क्यों लिए बताओ पहले? क्योंकि गोल्ड फॉयल की परत, गोल्ड ही इतना लचीला होता कि उसको बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। बहुत पतली चादर बनाने का क्या मतलब है? क्यों बनाई बहुत पतली चादर, समझो जरा। यदि मेटल बहुत मोटी लेते, मेटल की जो लेयर है बहुत मोटी होती है, वो मान लो यहां पास कराते, अल्फा पार्टिकल यहां पास कराते तो यहां बहुत सारे एटम पाए जाएंगे, बहुत सारे एटम पाए जाएंगे। तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कैसा नहीं है वो हमें अच्छे से पता चल ही नहीं पाता। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम एटम से टकराए वो अल्फा पार्टिकल। यदि एक ही एटम से पास हो तो और अच्छा हमें रिजल्ट पता चलेगा। एक ही एटम से टकराए, एक ही एटम से अल्फा पार्टिकल निकले तो हमें रिजल्ट ज्यादा अच्छा। बहुत सारे एटम से टकराए तो हम एक एटम का वो रिजल्टेंट नहीं आएगा, बहुत सारे एटम्स का रिजल्टेंट आएगा। हमें एक एटम को ऑब्जर्व करना कैसा है तो वो बहुत पतली चादर होनी चाहिए ताकि कम से कम एटम हो उसमें। इसमें तो बहुत सारे एटम मिलेंगे उसको लाइन से, जितनी मोटी होगी उतने ज्यादा एटम्स मिलेंगे, तो टकराव हो सकता है, यहीं तक रुक जाए, इस साइड बाहर निकल ही नहीं पाए रहे, तो हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे भाई? अल्फा रे हमने पास कराई इस मेटल से, यदि ये बहुत मोटी होगी तो अल्फा पार्टिकल यहीं तक जा पाएंगे, इसके पार नहीं निकल पाएंगे। और अब जब इसके पार नहीं निकल पाएंगे तो क्या यहां रे कैसे निकल रही वो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें बहुत पतली चादर लेनी पड़ेगी ताकि अल्फा पार्टिकल उसको क्रॉस कर जाए, अल्फा पार्टिकल उसको क्रॉस कर जाए। तो अल्फा पार्टिकल क्रॉस करेगा जब गोल्ड की बहुत पतली चादर ले ली, और गोल्ड ही बहुत पतला हो सकता है और कोई चीज नहीं, उसी के लिए गोल्ड लिया। समझे? आप जानते हैं यार 10 ग्राम में वो बन जाती है जंजीर। क्या आयरन के 10 ग्राम में जंजीर बना पाओगे? तुरंत टूट जाएगा आयरन, नहीं बनती है। गोल्ड बहुत लचीला होता है, उसको बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है उसकी, पीट पीट के। समझे? जैसे पीट पीट के तुम्हें बहुत बढ़ाया जा सकता है, कूट कूट के बहुत बढ़ाया जा सकता है, वैसे गोल्ड को पीट पीट के एकदम बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है ये नहीं? इसलिए गोल्ड लिया। अब बेटा अभी तुम्हें समझ में आएगा गोल्ड ही क्यों लिया, पतली चादर ही क्यों ली। देखो अब अल्फा पार्टिकल मान लो इधर बेटा, मान लो यदि पॉजिटिव चार्ज एक, मान लो एक एटम के अंदर का बात बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो अल्फा पार्टिकल इस प्लस से टकराया, अल्फा पार्टिकल पर प्लस चार्ज होता है या माइनस? प्लस होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल ये प्लस चार्ज है, प्लस रिपल्सन लगेगा अट्रैक्शन लगेगा? रिपल्सन लगेगा, थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा वो। अब इससे टकराएगा तो ऐसे हो जाएगा, इससे टकराएगा तो ऐसे हो जाएगा, इससे टकराएगा तो ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बेटा यदि
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता पार्टिकल का, तो क्या वो ये पूरे एटम में कहीं ना कहीं वो टकराई जाता प्लस चार्ज से, तो रिपल्सन से वापस चली जाती वो रे। एल्फा पार्टिकल आया, प्लस मिला उसको, प्लस से रिपल्सन लगा, वापस चला गया, चला जाएगा कि नहीं चला गया? तो क्या इस साइड कोई रे निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। यदि प्लस चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता तो एल्फा पर भी प्लस है और एटम के अंदर यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एटम के अंदर हर जगह प्लस है, तो चाहे पार्टिकल जहां से जाए उसको प्लस चार्ज जरूर मिलेगा, वो रिपेल होके वापस आ जाएगा, उस साइड निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन जब रदरफोर्ड ने एटम के अंदर से अल्फा पार्टिकल पास कराए, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए? सीधे निकल गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। मतलब अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं है। यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो रिपल्सन होके वापस आ जाता, ये आ जाता कि नहीं आ जाता? अल्फा पार्टिकल पर प्लस चार्ज होता है, यदि वो कहते हैं प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चाहे यहां से जाए रे, यहां प्लस चार्ज मिल जाएगा उसको, यहां से छुप के यहां से जाए, यहां भी प्लस चार्ज मिल जाएगा। यदि ऐसा माने कि यूनिफॉर्म, यदि जे थॉमसन को हम माने, जे थॉमसन को अपना आदर्श मान लें, जे थॉमसन को फूफा जो भी मानना वो मान लें, तो हमें मानना पड़ेगा कि प्लस चार्ज हर जगह है, मानना पड़ेगा कि नहीं? ये मान लें तो अल्फा पार्टिकल जाएगा तो प्लस चार्ज से टकराएगा जरूर, वो टकराएगा तो वापस आ जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस बीच में क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। क्या उस साइड निकल पाएगा वो एटम के? नहीं निकल पाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो क्या पाया गया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल हैं कुछ एंगल से डेविएट हो गए हैं, और बहुत कम, मतलब 20,000 में से एक आध अल्फा पार्टिकल वापस आ गया, उसी बाउंस बैक हो गया। मतलब ये सोचो कि 20,000 में एक वापस आ गया, मतलब ज्यादातर निकल गए। तो ज्यादातर भाग में ये सीधे निकल गए, मतलब यहां प्लस चार्ज नहीं है, एटम के ज्यादातर भाग में प्लस चार्ज नहीं है। यदि प्लस चार्ज होता, एटम का ज्यादातर भाग खाली है, क्या है? खाली है। खाली है तभी तो सीधे अल्फा पार्टिकल निकल गए बिना टकराए। यदि खाली ना होता तो टकराव होता, वो वापस आ जाता कि नहीं आ जाता? तो एटम का ज्यादातर भाग क्या है? अच्छा, उन्हें ये कैसे पता चला कि अभी एकदम प्रॉपर 3D वीडियो के साथ कल बताएंगे, आज वो कुछ बच्चे नहीं है इसलिए वो PDF नहीं खोल रहे हम। इधर देखो, यहां उन्होंने एक स्क्रीन रख दी थी। क्या रख दी थी? स्क्रीन किसकी? ZNS की। फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, मतलब ये किस पर थोड़ी सी भी रे कोई भी पड़ेगी तो चमक प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? चमक। जैसे कि हम यहां देखो, समझना बेटा, हम यहां ऐसे लाइट लगाएं तो लाइट रे यहां आपको दिखेगी नहीं, लेकिन दीवार में लगेगी तो जरूर दिख जाएगी, यहां लाइट आ रही है कि नहीं? जैसे मैं यहां से टॉर्च लगाऊं, टॉर्च आपको ये चलती हुई नहीं दिखेगी, ये टॉर्च की ये लाइट चल रही है, दिखेगी नहीं, लेकिन जैसे दीवार पे पड़ेगी तो दिख जाएगी हाँ यहां टॉर्च लग रही है। एज इट इज ZNS की स्क्रीन तो बहुत मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होती है एक तरीके से, कि जैसे उस पर लाइट पड़ती है तुरंत चमक प्रोड्यूस करती है। तो अल्फा पार्टिकल सीधे पास कराए तो ज्यादातर रे यहां चमक प्रोड्यूस की, मतलब सीधे रे निकल आई है, तो ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, ज्यादातर अल्फा रे सीधी निकल गई बिना डेविएशन हुए, उनमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, विचलन नहीं हुआ, जैसे आए वैसे इधर रे बन गई, यहां लाइट आ गई, मतलब अल्फा रे ऐसे आई वैसे यहां लाइट बना दी, ऐसे आई यहां लाइट बना दी, ऐसे आई यहां लाइट बना दी। मतलब एटम के अंदर अल्फा रे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है अल्फा रे को, अल्फा रे एकदम सीधी चली जा रही, तो एटम पर कोई रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा, मतलब अल्फा पार्टिकल्स पर कोई रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा, और रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा मतलब ये जो जहां से अल्फा रे पास हो रही है वहां से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और वो पॉजिटिव चार्ज कहां है? न्यूक्लियस है, जो एटम के एकदम क्लोजर, जो सेंटर से पास हुआ वही बाउंस बैक हुआ। इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला था कि एटम्स के अंदर सेंटर पर बहुत छोटी सी जगह होती, वहां पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जब उस सेंटर से ही पास हुआ अल्फा पार्टिकल तो वो बाउंस बैक हुआ, अदरवाइज वो बिना डेविएशन के सीधे निकल गया। मतलब एटम के ज्यादातर भाग में खाली जगह है जिसमें कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कल कंक्लूजन के साथ निकलवाएंगे, कल सभी बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है।